Greetings and welcome to yet another video of the Hindu vocab series. भाइयों बहनों, आज मेरे घर के सामने जो पार्क है उसमें फुल वॉल्यूम में जगराता हो रहा है माता का, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बीच बीच में जय माता की अगर आवाज़ आती है सो डोंट रियली माइंड। सो शुरुआत करते हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। देखिए यहाँ पर पहला शब्द है रैम्पेज। द हिंदू का एक आर्टिकल था, उसकी ये टाइटल है ABVP ऑन द रैम्पेज अगेंस्ट रामजस प्रोटेस्टर्स। तो ABVP बेसिकली आपको पता ही होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद BJP का एक स्टूडेंट विंग है यूनिवर्सिटीज़ में। तो रिसेंटली वो रैम्पेज पे गए अगेंस्ट सम प्रोटेस्टर्स। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट। अच्छा, रैम्पेज क्या होता है? रैम्पेज देखो, अगर मैं एक वर्ब यानी क्रिया की तरह इसको इस्तेमाल करूँ तो इसका मतलब होता है एक एरिया से जाना, बहुत ही हल्ला और काफ़ी डैमेज मचाकर, एक तरीके से कोहराम सा मचाकर वहाँ पर पूरा अच्छे से वहाँ पर थोड़ी वायलेंस भी कर ली, अच्छे चीखे चिल्लाए भी, पूरा रैम्पेज पे गए। अब एज ए नाउन अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो भी कुछ मीनिंग यही होता है, मगर हल्का सा ये होता है, वो एक पीरियड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ दे वेंट ऑन अ रैम्पेज तो एक पीरियड होता है वॉयलेंस या एक अनकंट्रोल्ड बिहेवियर का। ठीक है, जो मर्जी मैं कर दिया, और बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ कोर्स। सेंटेंसेस में समझाता हूँ इसका क्या मतलब होता है। यू कैन से देयर वर मैन ड्रेस्ड इन डार्क आर्मर रैम्पेजिंग अराउंड द सिटी विद टॉर्चेज एंड वेपन्स। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आर्मर होता है कवच। तो एक अंधेरे से काले से कवच को पहनकर कुछ लोगों ने दे रैम्पेज अराउंड द सिटी, दे वर रैम्पेजिंग। तो ऐसे वर्ब यूज़ कर रहा हूँ तो वो बहुत सारा शोर मचाते हुए, रास्ते में जो गाड़ी दिखी तोड़ फोड़ दी वगैरह, वो करते हुए गए पूरे शहर में। अच्छा, एज ए नाउन कैसे यूज़ करूँगा? अब एज ए नाउन यूज़ करूँगा ना तो हमेशा ज़्यादातर 90% केसेस में ये ऐसे बोलते हैं, वेंट ऑन अ रैम्पेज, सो एंड सो वेंट ऑन अ रैम्पेज। सेंटेंस में दिखाता हूँ। अ वाइल अगो सम एलिफेंट्स गॉट लूज इन केप टाउन। केप टाउन आपको पता है साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे हाथी भी होते हैं। तो अ वाइल अगो सम एलिफेंट्स गॉट लूज इन केप टाउन एंड वेंट ऑन अ रैम्पेज। वेंट ऑन अ रैम्पेज तो बहुत उन्होंने वहाँ पर वॉयलेंस मचाया, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर था, भारतीयों का जो मन किया उस पर चढ़ गए। उसके अलावा ये भी कह सकते हो आप, द पॉलिटिशियन सपोर्टर्स हाउएवर वर एनरेज मतलब उनको बहुत गुस्सा आ गया बाय द वर्डिक्ट। काफ़ी बार होता है कोर्ट ने अगर किसी नेता के खिलाफ वर्डिक्ट सुनाया तो उनके जो कोट एंड कोट सपोर्टर्स होते हैं दे गो ऑन अ रैम्पेज। ठीक है, वेंट ऑन अ रैम्पेज, यहाँ पे हिज सपोर्टर्स वेंट ऑन अ रैम्पेज सेटिंग फायर टू द स्टेट बिल्डिंग्स। तो गुस्से में उनके हमारे नेताजी को कैसे आपने जेल में डाल दिया और उन्होंने पूरा वहाँ पे तबाही मचानी शुरू कर दी। दे वेंट ऑन अ रैम्पेज। आप सेंटेंस भी आज इस पे ही बनाइएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनेगा। अगला शब्द है वैंडलिज्म। नाउन है, पहले देखते हैं द हिंदू में इसको यूज़ कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है द कॉल हैड बीन गिवन वाया सोशल मीडिया आस्किंग स्टूडेंट्स टू मार्च टू सो एंड सो पुलिस स्टेशन टू डिमांड एक्शन अगेंस्ट वैंडलिज्म कैरिड आउट बाय द ABVP ऑन ट्यूसडे। ओके, सो यहाँ पर देखिए वैंडलिज्म कैरिड आउट बाय ABVP। तो यहाँ पर देखिए वैंडलिज्म का मतलब, अब देखो रैम्पेज में क्या होता है, रैम्पेज में वाइल्ड होता है बिल्कुल, कोई उसमें आपकी कोई स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं होती कि मैं जाकर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करूंगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज करूंगा, वो बस खुला छोड़ दिया, जो सामने आया तोड़ दिया। वैंडलिज्म में आप डिलिबरेटली जानबूझकर डिस्ट्रक्शन करते हो पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वैंडलिज्म तो नाउन हो गया। ठीक है, वैंडल होता है जो वैंडलिज्म करता है, जो उस ग्रुप में जो आदमी तोड़ाफोड़ी कर रहा है, कोई किसी गाड़ी जला रहा है वगैरह, वो वैंडल हो गया। द पर्सन हु इंटेंशनली, मेन यहाँ पे ही है, इंटेंशनली जानबूझकर डैमेज करता है प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर पीपल। सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो, अ विलेज स्कूल इज लुकिंग टू एम्प्लॉय प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स इन अ बिड टू क्रैक डाउन ऑन वैंडलिज्म। तो सिंपल सी बात है, विलेज स्कूल है, वो कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करना चाहते हैं ताकि वैंडलिज्म को रोका जा सके। उसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं, टोटल ऑफ 22 क्राइम्स ऑफ वैंडलिज्म हैव बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस इन द पास्ट 3 वीक्स। सिंपल एक न्यूज़पेपर की लाइन है कि 22 क्राइम्स जो है, टोटल 22 क्राइम्स वैंडलिज्म के रिपोर्ट किए गए हैं टू द पुलिस इन द पास्ट 3 वीक्स। सो दिस इज वैंडलिज्म। अगला शब्द है अगास्ट। अगास्ट
ये देखिए एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भौचक्का रह जाना। यहाँ पर पहले द हिंदू में इस्तेमाल देखते हैं कैसे कर रहे हैं इस शब्द का। Kavalpreet Kaur, the president of All India Students Association, Delhi University, addressed the students and said, "I am totally aghast." ठीक है, एडजेक्टिव की तरह। वो क्या है? अगास्ट है। So I am totally aghast by the state of affairs our academic institutions have got into. It is still difficult to believe that stones were being peddled in Delhi University College just for organizing a literary discussion. तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, इतना कुछ रैम्पेज हुआ, इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, और वो सब देखकर कंवलप्रीत कौर जी क्या है? शी इज़ अगास्ट, भौचक्की रह गई है, हॉरिफाइड है। ये देखो, अगास्ट को रेयरली एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाता है। मैंने तो कभी देखा नहीं है सेंटेंस में पॉजिटिव वे में यूज़ किया जा रहा हो। कभी लोग कर भी लेते हैं बट सही तरीका नहीं है। ये होता है कि ज़्यादातर एक शौक सा लगे आपके साथ विद वरी। ठीक है, शॉक कभी कभी यार फ्लैबरगास्टेड हो गया, यूर सरप्राइज्ड, एस्टाउंडेड, मगर थोड़ा पॉजिटिव वे में होता है। तो यहाँ पर अमेज, एस्टाउंडेड, ये सब नेगेटिव सेंस में है। जब कुछ बुरा होता है तब आप अगास्ट होते हो। सेंटेंसेस में बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। पहले तो ये सेंटेंस है, द कोर्ट वॉज अटरली स्पीचलेस, दे वर अगास्ट एट हर रूड बिहेवियर। कोई वहाँ पे लेडी है, कटघरे में खड़ी है, कोर्ट वॉज अटरली स्पीचलेस, दे वर अगास्ट, उनको मतलब अमेज के किस तरीके से बर्ताव कर रही है ये। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, द टीचर वॉज अगास्ट एट द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द इजी टेस्ट। कोई टीचर है, वो शी इज़ अगास्ट, सडनली शी इज़ भौचक्की रह गई है कि इतने सारे बच्चों ने इतना आसान टेस्ट फेल करके, हाउ कैन दिस हैपन। सो दिस इज अगास्ट। सेंटेंस भी बनाइएगा इस पे, टास्क ऑफ द डे में ये शामिल होगा। अगला शब्द है थ्रॉन्ग। ये एक वर्ब, क्रिया है। देखो यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया जा रहा है। द पॉपुलर कॉफ़ी हाउस thronged by artists, activists and journalists has also been spruced up। पहले तो spruced up का ही मतलब बताऊंगा आपको बाद में, पहले thronged का मतलब देखते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली कॉफ़ी हाउस में एक बहुत सारे लोग, thronged का मतलब बेसिकली होता है भीड़ जो आपस में चिपकी हुई हो, खूब मतलब होता है लोग बस शोल्डर से शोल्डर मिला के बस घुस रहे हैं एक जगह में। तो यहाँ पर ये तो वर्ब हो गया। ठीक है, थ्रॉन्ग एक नाउन भी हो सकता है। थ्रॉन्ग एक नाउन मतलब एक बहुत ही सेम ही होता है, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल जो डेंसली पैक्ड हो। ठीक है, अब इसको पहले सेंटेंस में दिखाता हूँ आपको, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। सेंटेंस से ही असल में वर्ड का जो यूज़ है वो समझ में आता है। एज सून एज द स्टोर ओपन एट 5 AM अ थ्रॉन्ग ऑफ कस्टमर्स। क्या, कौन से कस्टमर्स? अ थ्रॉन्ग ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो बहुत सारे जैम पैक्ड कस्टमर्स, ठीक है, रश टू द डोर्स। ठीक है, बिल्कुल अंदर घुस गए टू गेट द लिमिटेड ड्यूज। बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे की दुकान होगी, सुबह सुबह 5 बजे जैसी खुली, सारे के सारे लोग अंदर घुस गए थे। रश्ड इन, थ्रॉन्ग ऑफ कस्टमर्स। अब ये वर्ब की तरह देखते हैं थ्रॉन्ग। यहाँ पे दूसरा ये सेंटेंस है, द फैंस थ्रॉन्ग्ड द रॉक स्टार। फर्क है ना, अ थ्रॉन्ग ऑफ कस्टमर्स, फैंस थ्रॉन्ग्ड द रॉक स्टार। यहाँ पे क्रिया के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं हम। एक रॉक स्टार है, सिम्बा आपने देखा कॉन्सर्ट वगैरह में दीवाने हो जाते हैं लोग, उसको बिल्कुल उसको घेर सा लेते हैं। दे थ्रॉन्ग्ड द रॉक स्टार। उसके अलावा ये भी कह सकते हैं, ग्रेट क्राउड्स थ्रॉन्ग्ड द टाउन ओवर द वीकेंड इंक्लूडिंग सेवरल विजिटर्स। तो होता है कई जगह, कोई गोवा में कोई कार्निवल हो रहा हो, ठीक है, अ लॉट ऑफ फॉरेनर्स थ्रॉन्ग्ड द गोवा ओवर द वीकेंड इंक्लूडिंग सेवरल टूरिस्ट वगैरह, कुछ भी डाल लो। ठीक है, तो ये यूज़ करने का इसको तरीका है। थ्रॉन्ग दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। थ्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो किसी मतलब कस्टमर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, या थ्रॉन्ग्ड भी कह सकते हो कोई क्रिया जो हो रही है। अगला शब्द है स्प्रूस्ड। स्प्रूस देखिए एक क्रिया होती है, एक वर्ब। इसका मतलब होता है श्रृंगार करना। यहाँ पर जो द हिंदू का हम जो सेंटेंस देख रहे थे, द पॉपुलर कॉफ़ी हाउस थ्रॉन्ग्ड बाय आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट हैज़ ऑल्सो बिन स्प्रूस्ड अप। स्प्रूस्ड अप मतलब उसको बिल्कुल ही क्लीन कर दिया गया, उसको जचा दिया गया, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट आएंगे। सो इट वॉज स्प्रूस्ड अप। बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन से देयर इज़ नो ड्रेस कोड, बट एज ऑलवेज वी स्प्रूस आवर सेल्व्स अप फॉर द ओकेजन इन आवर बेस्ट सूट्स।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कॉफ़ी हाउस या बिल्डिंग ही स्प्रूस करते हो, लोग भी दे एक तरीके से श्रृंगार करना, एक तरीके से किसी चीज़ को और स्मार्टर बनाना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्रेस कोड तो कुछ नहीं है, मगर वी स्प्रूस आवर सेल्व्स अप, हमारे सबसे बेहतरीन ये सूट्स वगैरह पहनकर लोग भी खुद को स्प्रूस करते हैं। उसके अलावा ये भी कह सकते हो आई हैड अ हेयर कट टू स्प्रूस माई सेल्फ अप बिफोर मीटिंग समवन। और फाइनली ये भी हो सकता है वंस वी स्प्रूस अप द हाउस वी शुड बी एबल टू सेल इट फॉर अ नाइस प्रॉफिट। एक बार हम अगर घर का श्रृंगार कर दें, उसको बिल्कुल साफ कर दें अच्छे से, उसको स्मार्ट सा बना दें घर को, तो हम इजीली उसको बेच सकते हैं अच्छे मुनाफे के लिए। स्प्रूस। आगे देखिए एक ईडीएम है बहुत ही बढ़िया, पीछे नॉइज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, माइंड मत करना। तो देखिए यहाँ पर इसका ये ईडीएम है इन दी ऑफिंग, अ जल्लीकट्टू टाइप एजिटेशन इन दी ऑफिंग। देखो इन दी ऑफिंग मतलब निकट भविष्य में होने की संभावना होना। पूरी तरीके से समझाता हूँ। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो होने वाली हो, लग रहा हो कि होने वाली हो, दूर हो मगर विद इन साइट हो, नज़र आ रही हो कि यार वो होने वाला है, वो आ रहा है, करीब आ रहा है वो। ज़्यादातर इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं सेंटेंस में कि कोई प्लान जिस चीज़ का बन रहा हो उसको एक तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए भी इस ईडीएम का सहारा लिया जाता है। इसको आपको सेंटेंस में बता देता हूँ। पहले तो आप कह सकते हो इन पाकिस्तान अ मिलिट्री कू, ये शब्द है कू, इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है तख्ता पलट। कई लोग इसको कूप पढ़ देते हैं, पी इसका साइलेंट होता है, कू, ठीक है। तो अनदर मिलिट्री कू इस इन दी ऑफिंग, लग रहा है कि वहाँ पर फिर से तख्ता पलट हो जाएगा मिलिट्री द्वारा। आप ये भी कह सकते हो मैनी पेमेंट्स टू पॉलिटिशियंस वर मेड एट टाइम्स व्हेन लोकल एंड जनरल इलेक्शंस वर इन दी ऑफिंग। तो यहाँ पर देखिए ये जनरल इलेक्शंस लगता तो नहीं कि आ रहे हैं, प्लान्ड ही होते हैं। तो जब वो जनरल इलेक्शंस आ रहे थे, नज़दीक आ रहे थे, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस को पेमेंट्स की गई। और फाइनली आप ये भी कह सकते हो देयर आर सेवरल इनिशिएटिव्स इन दी ऑफिंग टू कर्ब ब्लैक मनी। अभी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, ठीक है, दे विल अपीयर सून, निकट भविष्य में आएंगे ताकि काले धन से हम लड़ सकें। अगला शब्द है बार्ज। यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया जा रहा है। ग्रुप बार्जेस इनटू मौलवीज हाउस क्वेश्चंस हिम। देखिए बार्ज होता है ज़बरदस्ती घुसना किसी के घर में या बिल्डिंग में भी होता है, कहीं भी ज़बरदस्ती घुसना, मूव फोर्सिबली एंड रफली। तो इसका मतलब तो सिंपल है, समझ में आ गया। यहाँ पे एक ग्रुप ने एक मौलवी के घर सीधा ज़बरदस्ती अंदर घुस गए। सेंटेंस में आप कह सकते हो नोबडी कैन बार्ज इनटू माय हाउस अनइनवाइटेड एंड मैन हैंडल मी। तो मैन हैंडल होता है किसी को ड्रैग करना या पुश करना। तो ये कौन कह सकता है? रजनीकांत ही कह सकता है कि कोई मेरे घर में सीधा ज़बरदस्ती घुस नहीं सकता, अनइनवाइटेड, अगर मैं उनको बुलाऊँ ना उसके बिना वो घुस नहीं सकते। फाइनली ये भी आप कह सकते हो इट वुड बी कंसिडर्ड समवॉट रूड टू बार्ज इनटू योर बॉसेस हाउस। सीधी सी बात है, अगर आपका बॉस है उनके घर में आप ज़बरदस्ती घुस जाए तो काफ़ी रूड होगा वो। सो दिस इज़ बार्ज। अगला शब्द है टॉपल, लुढ़का देना। काफ़ी बार जियोपॉलिटिक्स में यूज़ होता है, किसी सरकार को कोई फॉरेन हैंड रिमूव कर देता है, सरकार या किसी अथॉरिटी के संदर्भ में काफ़ी इसको यूज़ करते हैं, ओवरथ्रो कर देना उसको। इसका लिटरल सेंस में अगर देखें तो मतलब किसी चीज़ को बैलेंस से हटा देना, उसको गिरवा देना, लुढ़का देना बेसिकली। तो इसको द हिंदू में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। जस्ट बिफोर ही वॉज इनाग्रेटेड एज द US प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप लेड आउट सम प्रिंसिपल्स of what appeared to be his non-interventionalist foreign policy। तो डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी आपको पता है, उन्होंने ये कहा है कि हम बाहर की जो दूसरे देशों की सरकारें हैं उनको टॉपल करना बंद कर देंगे। क्योंकि आपको पता है USA की हिस्ट्री रही है, उन्होंने लीबिया में जो गद्दाफी वहाँ पे रूल कर रहा था उसकी सरकार को क्या किया, टॉपल कर दिया, लुढ़का दिया, और फिर बाद में पूरा का पूरा देश कियोस में चला गया। सो ट्रंप ने कहा कि हम ये करना बंद कर देंगे कि बाहर की सरकारों, बाहर की रिजीम्स जो है जिनके बारे में हमको कुछ नहीं पता, हम उनको टॉपल नहीं करेंगे। सो आप ये भी कह सकते हो आई क्लच द एज ऑफ द टेबल टू कीप फ्रॉम टॉपलिंग ऑफ माई स्टूल। तो एक बंदा स्टूल पे बैठा हुआ था, बैलेंस उसका बिगड़ गया, गिरने वाला था, उसने टेबल की एज पकड़ ली ताकि वो लुढ़कने से बच सके, टॉपल होने से बच सके। फाइनली आप ये भी कह सकते हो द क्लॉज गेव द मिलिट्री
वीटो ओवर द कैबिनेट एंड द पावर टू टॉपल गवर्नमेंट्स। तो किसी देश की हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लॉज है जिससे मिलिट्री को एक वीटो मिल जाता है ओवर द कैबिनेट, और उस तरीके से वो सरकार को टॉपल भी कर सकती है। सो दिस इज टॉपल। आगे देखिए हमारे पास एक ईडीएम है, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो ये बेसिकली, पहले इसका मतलब बताता हूँ फिर बताता हूँ इसका ओरिजिन कहाँ से आया। तो पहले तो इसका मीनिंग है कि बेसिकली एक ऐसे सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट्स जिसमें फाइनली एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कहते हो मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ एक बुरी सिचुएशन में। तो यहाँ पर जो जरा हिंदू में यूज़ कर रहे हैं इसे इतना समझ आएगा नहीं, बहुत ही लंबा थोड़ा आर्टिकल का पूरा आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या था कि अरब वर्ल्ड में कहानी है कि वहाँ पर एक बार एक आदमी, ये स्ट्रॉ ये होती है, ठीक है, ये घास ही होती है स्ट्रॉ। एक बार एक आदमी ऊँट पर खूब सारी स्ट्रॉ लाद कर जा रहा था। तो ऑलरेडी काफ़ी ओवरबर्डन था उसका कैमल, काफ़ी बुरी सिचुएशन में था। उसने कहा एक और डाल देता हूँ। उसने आखिरी जैसे ही स्ट्रॉ डाली, वो बेचारे जो कैमल था उसकी पीठ टूट गई और उसने काम ही करना बंद कर दिया। तो द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, यहाँ पे लास्ट स्ट्रॉ कह रहे हैं, अभी भी कह सकते हो द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, सेम मीनिंग है। इसका आप सेंटेंस बना सकते हो, बीइंग डिनाइड प्रमोशन वॉज बैड इनफ बट व्हेन माई बॉस शाउटेड, यहाँ पे शाउटेड आना चाहिए ed, when my boss shouted at me was the straw that broke the camel's back। वैसे तो मुझे प्रमोशन नहीं मिला, वो अपने आप में काफ़ी ख़राब बात थी, मगर जब मेरे बॉस ने मेरे ऊपर चिल्लाया, shouted at me, तब मैंने कहा मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। the straw that broke the camel's back। टाइम फॉर सम MCQs। तो यहाँ पे आपके सामने एक EDM है, हार्प ऑन। आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। तो आपके सामने ऑप्शंस है, पहले अटेम्प्ट कर लीजिए फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ऑल राइट, आंसर टाइम। होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए इसका आंसर है ए, टू कीप टॉकिंग और कंप्लेनिंग अबाउट समवन और समथिंग। एक चीज़ के बारे में लगातार कंप्लेन करते रहना। सेंटेंस से समझाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। यू कैन से स्टॉप हार्पिंग ऑन माई मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन योर ओन। कोई इंसान बार बार कहे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तो आप कह सकते हो स्टॉप हार्पिंग ऑन माई मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन योर ओन। ठीक है, आगे देखिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। एक हैवी अननेचुरल स्लम्बर का, नींद कहते हैं स्लम्बर को, अननेचुरल सी, अजीब सी, मतलब नेचुरल नहीं होती जो। तो बताइए क्या होगा इसका। ऑल राइट, देखिए इसका आंसर नैप नहीं है, इंसोम्निया बिल्कुल भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है, इसका है स्टूपोर। स्टूपोर पे आपको सेंटेंस बना देता हूँ। एक पहले तो मतलब देख लीजिएगा, अ स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस और इनसेंसिबिलिटी। आप कुछ सेंस नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ही होते हो आप। ठीक है, तो नींद से काफ़ी अलग होता है ये। ठीक है, सो सेंटेंस हो सकता है द पुलिस फाउंड हिम एट द फ्लैट ऑलमोस्ट नेकेड एंड इन अ ड्रंकन स्टूपोर। तो पुलिस ने उसको इन अ ड्रंकन स्टूपोर, दारू पी रखी थी और बिल्कुल ही अननेचुरल स्लम्बर में था, वो उठ भी नहीं रहा था। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं रैम्पेज, वैंडलिज्म और स्प्रूस पे। गुड लक विद दैट, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।